पेपर लेक्चर जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ पर जितने भी मतलब विद्यार्थी हैं, उन सभी का स्वागत है। और आज का जो विषय है, जैसा कि सर ने आवाज़ आ रही है सर? हेलो? विशाल जी, आवाज़ आ रही है? ठीक है। हाँ, तो आज का जो हमारा विषय कि भारतीय समाज में जो विशेष रूप से संवेदनशील जो जनजातियाँ हैं या जो एथनिक ग्रुप है, इस जनजातीय समूह को हम एथनिक ग्रुप भी कहते हैं। ये इनकी स्थिति क्या है, सरकार के द्वारा इनके लिए किए गए प्रयास क्या है, और जितना भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है विशेष रूप से जो संवेदनशील जनजाति हैं या जिनको हम पीबीटीजीज कहते हैं, तो इन पर आज हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है और पीबीटीजीज है क्या समुदाय। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज को हम लोग तीन प्रकार से समझ सकते हैं। भारतीय समाज को हम तीन भाग में बांट सकते हैं। आपने देखा होगा भारतीय समाज में एक समाज शहरी समाज है जिसमें हम लोग रहते हैं, या और शहरी समाज आप समझते ही हैं, और दूसरा समाज आता है ग्रामीण समाज, और एक तीसरा समाज आता है जनजातीय समाज। यानी जब भी हम भारतीय सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो हम इसको तीन स्तरों में देखते हैं। एक शहरी समाज है, एक ग्रामीण समाज है, और एक जनजातीय समाज। तो ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है, आपने कल देखा है कि घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जनजातियों पर आपसे चर्चा की गई थी। आज जनजातियों पर ही चर्चा की जाएगी, जनजातीय समाज पर ही चर्चा की जाएगी, लेकिन जनजातियों के एक विशेष प्रकार, यानी ऐसी जनजातियां जो विकास में पिछड़ चुकी हैं, यानी जनजातियों में भी विकास का असमान स्तर है। कुछ जनजातियां विकास में आगे चली गई हैं, कुछ जनजातियां विकास में पीछे पिछड़ गई हैं। तो जो विकास की धारा से पिछड़ गई जनजातियां हैं, उनको ही हम पीबीटीजी जनजाति कहते हैं। भारतीय समाज को हमने तीन भाग में देखा। एक हमने देखा कि शहरी समाज है, दूसरा ग्रामीण समाज है, और तीसरा जनजातीय समाज है। और जनजातीय समाज में हमने देखा कि आज का जो लेक्चर है उन जनजातीय समूहों पर, उन एथनिक ग्रुप्स पर है जो जनजातियां विकास की धारा में पीछे पिछड़ गई हैं, और इन्हीं जनजातीय समूहों को हम पीबीटीजीज कहते हैं। ठीक है। इन सबको स्टार्ट करने के पहले हमारे लेक्चर की दिशा क्या होगी, हम थोड़ी उस पर चर्चा कर लें। सबसे पहले हम देखेंगे जनजातीय समाज का अर्थ और इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी जनजाति कहते किसे हैं, जनजाति का अर्थ क्या है, और विशिष्ट जो मानव शास्त्री हुए हैं, जो समाज शास्त्री हुए हैं, उन्होंने, मैं सबकी तो बात यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण समाज शास्त्री हैं, मानव शास्त्री, उनकी दो तीन परिभाषाओं पर अपन लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि जनजाति का अर्थ क्या है। फिर हम देखेंगे जनजाति की परिभाषाएं क्या है, जनजाति की विशेषताएं क्या है, जो भी जनजातीय समाज होते हैं उनकी क्या-क्या विशेषताएं हैं, हम यहाँ पर उन पर चर्चा करेंगे। तो जनजातीय समाज को हमने कितने प्रकार में बांटा है, कितने टाइप में बांटा है। तो एक जनजातियां होती हैं वो साधारण जनजातियां, यानी जनजातीय एक अम्ब्रेला शब्द है। इस जनजाति के अंतर्गत आप देखोगे तो पीबीटीजी जनजाति है और डीएनटीएस जनजाति। पीबीटीजी जनजाति को हम कहते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप, यानी जनजातियों में एक ऐसी जनजाति जो विकास के स्तर पर पिछड़ी हुई। और एक जो जनजातियां होती हैं, सर कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा, तो जनजातियों में एक जनजाति है और दूसरी जनजाति हमने पीबीटीसी देखी, और तीसरी जनजाति डी एंड टीएस देखा है। ठीक है। आवाज आ रही है ना सर हमारी? आपका मैसेज आया अभी? अच्छा, तो जनजातियों को हम तीन प्रकार से देखते हैं, एक जनजाति, दूसरा पीबीटीजी, और तीसरा, यानी पीबीटीजी को कहते हैं हम अति पिछड़ी जनजाति, और डीएनटीएस को कहते हैं घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जनजाति।
कल इन पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन थोड़ा-सा हम इसका पार्ट टच करेंगे और पीवीटीजी हमारा मेन फ़ोकस रहेगा और जनजाति क्या है, थोड़ा जनजातियों को समझ इसी लेक्चर में आप देखेंगे कि जो जनजातीय समाज है, इस जनजातीय समाज में खासकर पीवीटीजी जनजातीय समुदाय की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं? और इन समस्याओं के निदान के लिए सरकार के द्वारा जो संवैधानिक प्रयास किए गए हैं, सरकार के द्वारा जो वैधानिक प्रयास किए गए हैं और सरकार ने जो नीतिगत और योजना स्तर पर जो प्रयास किए हैं, थोड़ी-सी चर्चा हम इन पर भी करेंगे। क्योंकि इसके संवैधानिक, वैधानिक और नीतिगत प्रयास के लिए एक अलग से लेक्चर और उस पर हम बहुत डीप जाएँगे। यहाँ पर केवल हम आपको थोड़ा-सा टच करवाएँगे और विशेष फ़ोकस लेकिन रहेंगे यहाँ पर संवैधानिक, वैधानिक, नीतिगत जो पीवीटीजीज़ के लिए गए हैं, हम उन पर बात करें। तो अभी हमने आपको लेक्चर की दिशा बताई है कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले जनजाति का अर्थ समझेंगे, उससे संबंधित विशेषताएँ समझेंगे, जनजातियों के प्रकार समझेंगे, उनकी प्रमुख समस्याएँ समझेंगे और उनके लिए उनकी समस्याओं के निदान के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनजीओ के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, थोड़ा-सा उन प्रयासों को भी समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। जब हम भारतीय समाज में आते हैं और भारत में जब हम जनजातियों की बात करते हैं, तो जनजातियों की कोई स्पष्ट हमें परिभाषा नहीं मिलती। चाहे वो मानव शास्त्री हों, चाहे समाजशास्त्री हों, इनकी परिभाषाओं में भी एकमतता नहीं है। किसी ने कुछ अलग विशेषताएँ बताई हैं, किसी ने कुछ अलग विशेषताएँ बताई हैं और भारतीय अगर हम संविधान की बात करें, तो संविधान में भी जनजातियों के लिए कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366-25 कहता है कि जनजातियों से तात्पर्य ऐसे जनजातीय समूह से है जिसे राष्ट्रपति ने आर्टिकल 342 के तहत अनुसूचित कर दिया गया हो। अब एक आर्टिकल यहाँ पर थोड़ा-सा समझने का प्रयास करना, एक आर्टिकल 342 है और इस 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो राज्यपाल की अनुशंसा पर या अपने विवेक की अनुशंसा पर किसी भी एथनिक ग्रुप को जनजातीय समूह घोषित कर सकता है। यानी ऐसे एथनिक ग्रुप जो 342 के तहत अनुसूचित हो चुके हैं, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366-25 उन सारे एथनिक ग्रुप को, उन सारे निर्जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति समूह कह देता है। ठीक है? आगे हमने एक पॉइंट जोड़ा है कि भारतीय संविधान में जनजातियों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी जनजातीय समूह को अधिसूचित घोषित कर दे यानी वो चाहे तो उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनके पिछड़ेपन के आधार पर, उनकी परंपराओं के आधार पर या राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर 342 के तहत उन्हें अधिसूचित कर सकता है और जो अधिसूचित हैं, वही भारत में जनजातियाँ हैं। कोई स्पष्ट परिभाषा भारतीय संविधान में नहीं दी गई। तो यहाँ आपको संविधान के अकॉर्डिंग जनजातियाँ क्या हैं, वो आपको समझ में आ गई। आगे अगर हम थोड़ा-सा फैक्ट फिगर की बात करें, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अपने यहाँ जो जनजातियाँ हैं, वो 8.6% हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जनजातियों का प्रतिशत है, वो लक्षद्वीप में है और इसके बाद मिज़ोरम में। लेकिन चूँकि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, सब मध्य प्रदेश पर विशेष फ़ोकस करते हैं, तो मध्य प्रदेश जो है वो जनजातीय आबादी में सबसे ज़्यादा है। यानी यहाँ पर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें आबादी के हिसाब से लगभग 21% यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन का ट्राइब्स रहती है या जनजातियाँ निवास करती हैं। जनजातियों से संबंधित जितने भी मामले होते हैं, चाहे वो उनके विकास से संबंधित मामले हों या उनकी कोई समस्याओं से संबंधित मामले हों, इन सबकी जो नोडल एजेंसी है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय है। तो आपको ये भी याद रखने की कोशिश करना स्तर पर जनजातियों को महत्वता प्रदान करने के लिए, एथनिक पीपल्स के रूप में उनकी पहचान स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की गई है और इसको हम लोग 9 अगस्त को अब मनाने लगे हैं, ठीक? इम्पेरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में क्या जनजातियों की परिभाषा दी गई है, ये यहाँ पर लिखिए, हम पीडीएफ आपको सर को दे देंगे, बाद में तो वो शेयर कर देंगे, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मानव शास्त्री हैं, डीएन मजूमदार, उन्होंने जनजातियों की परिभाषा के लिए कहा है कि जनजाति परिवारों का एक समूह है। कहते हैं कि जनजाति क्या है? परिवारों का एक समूह है, जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, एक सामान्य क्षेत्र में निवास करते हैं तथा एक सामान्य पेशे को अपनाते हैं तथा कुछ निषेधों का पालन करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के निषेध हैं और इनके बीच सुविकसित पारस्परिक विनिमय तथा आपसी लेन-देन की एक व्यवस्था पाई जाती है। अगर इस प्रकार का कोई समूह है, तो वो जनजातीय समूह कहलाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है गिलेन एवं गिलेन, इनकी पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी।
और इसमें इन्होंने जनजाति की परिभाषा के लिए कहा है कि किसी भी प्राक यानी जो पहले से शिक्षित है, प्राक किसी भी प्राक शिक्षित स्थानीय समूह को जनजातीय समूह कहा जा सकता है, जिसके सदस्य एक आम क्षेत्र में निवास करते हों, एक सामान्य बोली का प्रयोग करते हों और जिनकी अपनी एक सामान्य संस्कृति। अगर इस प्रकार का कोई समूह है, तो हम उसको जनजातीय समूह कह सकते हैं। ये वाली बात मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ कि अपने संविधान में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी एथनिक ग्रुप को चाहे तो जनजातीय समूह घोषित कर सकता है। ये मैंने आपको केवल सामान्य बात बताई है, अभी हम पीवीटीजी पे नहीं पहुँचे। पीवीटीजी पे जब जाएँगे तो उसमें अब जनजातियों की कुछ विशेषताएँ इन्हीं परिभाषाओं से निकली। कोई भी अगर हम किसी भी इतने ग्रुप को जनजातीय समूह आप कह रहे हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि उसका एक निश्चित क्षेत्र हो, उसकी अपनी एक निश्चित भाषा हो, उनकी एक अपनी निश्चित भाषा हर जनजातीय समूह की अपनी एक भाषा होती है, उनकी एक सामान्य संस्कृति होती है, उनका विशिष्ट नाम होता है, अंतःविवाही समूह होते हैं, सामान्य निश्चितों का पालन करते हैं और विशिष्ट राजनैतिक संगठन होते हैं और परिवारों की एक विशेषता मतलब परिवारों की एक व्यवस्था होती है। अब हम आगे बात देखते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि जनजाति क्या है। अब जनजातियों के प्रकार में हमने देखा था, जब आपका लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो हमने आपको बताया था कि हम किस क्रम में चलेंगे। सबसे पहले हमने जनजातियों का अर्थ समझा, उनकी परिभाषा समझी। अब हम जनजातियों के प्रकार समझ रहे हैं, ठीक है? तो सामान्य जनजाति क्या है, वो हम आपको बता चुके हैं और इसी जनजाति में जो डीएनटी होते हैं, इस पर कल शिवम शर्मा सर ने आपको लेक्चर बताया था। तो गैर जो नोमैटिक ट्राइब्स होते हैं, पर उन्होंने आपको बता दिया था, तो ये आपको पता ही है, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं थोड़ा-सा। घुमंतु जनजातियाँ क्या होती हैं? घुमंतु और अर्ध घुमंतु ऐसे समूह हैं जो अपनी आजीविका के लिए आमतौर पर बदलते मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। तो ऐसे समूहों को हम घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति समूह कहते हैं। तो घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातीय समूह हैं, इनमें भी विषम समूह देखने को मिलते हैं, यानी इसमें भी कई प्रकार के समूह देखने को मिलते हैं। खासकर घुमंतु अगर हम अर्ध घुमंतु जनजातियों का वर्गीकरण करें तो ये 3 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है? कुछ ऐसी घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति होती हैं, जो जानवरों का शिकार करती हैं, पक्षियों का शिकार करती हैं, आखेट करती हैं। कुछ देहातीय समुदाय होते हैं, यानी वो स्थिरीय होते हैं, कुछ फेरी वाले समूह होते हैं, तो इस पर कल बात हो चुकी है, तो हम ज़्यादा बात घुमंतु जनजातियों के लिए जाति कमीशन का गठन किया गया था, पढ़ चुके हैं, कल समझ चुके हैं। और इनके लिए पहले स्टार्टिंग में एक आयोग था, आपराधिक जनजाति आयोग 1871 का, बाद में इसको आपराधिक का जो एक लेवल था इन पे, फिर इसे हटा के भारत सरकार ने 1952 में एक दूसरा कमीशन बनाया, जिसका नाम आदतन अपराधी है। इसके बाद जो विमुक्त और अर्धघुमंतु जनजाति हैं, इन्हें एससी, एसटी, ओबीसी की सूची में रखा जाता है। रेने कमीशन ने बताया था, रेन कमीशन 2008 में आया था, इसने लगभग 1500 घुमंतु जनजातियों की बात की और इससे संबंधित ये विशेष फैक्ट है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी कि सरकार के द्वारा इनकी दिशा में उठाए गए क्या-क्या कदम है, ये देख लीजिए। आज का जो लेक्चर है वो हमारा विशेष रूप से फोकस्ड है, विशेष जो संवेदनशील वर्ग है, जनजातियों में जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, पीबीटीजी। अभी मैंने केवल आपको जनजातियों का अर्थ बताया, जनजातियों के प्रकार में साधारण जनजातियों का अर्थ क्या है, उसके बाद हमने डीएनटीएस बताया। अब हम बात कर रहे हैं पीबीटीजीएस। पीबीटीजीएस की जब बात होती है, तो हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जनजातियों में भी कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो विकास की दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। जो पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, वही विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति, और इस संवेदनशील जनजातियों के लिए 1973 में एक आयोग गठित किया गया। 1973 में एक आयोग गठित किया गया जिसका नाम है डेबर आयोग, और इस आयोग ने कहा कि जनजातियों की एक हम विशेष श्रेणी बनाते हैं, और वो विशेष श्रेणी इन्होंने 4 आधार पर बनाई, यानी ऐसी जनजातियां जिनकी आबादी कैसी हो, घटती हुई हो, जिनकी आबादी घटती हुई हो या स्थिर हो, जो पूर्व कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती हो,
जिसमें आर्थिक पिछड़ापन हो और जिसमें साक्षरता का लेवल कम हो, यानी जो साक्षरता जिनमें कम पाई जाती हो, अगर ऐसी जनजातियां हैं तो वो जनजातियां पीबीटीजीज कहलाएंगी, यानी विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियां। अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, गौर से सुनना। 1973 में एक डेवर आयोग का गठन किया गया और डेवर आयोग ने जनजातियों में ही एक विशिष्ट कैटेगरी बनाई और इस विशिष्ट कैटेगरी को उन्होंने पीबीटीजीज ग्रुप का, और इन पीबीटीजीज के निर्धारण के लिए उन्होंने 4 आधार बताए। पहला बताया कि उनमें साक्षरता का स्तर कम हो, वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हों और जो कृषि पूर्व प्रौद्योगिकी के माध्यम से करते हो, हल के माध्यम से करते हो, या जो झूम खेती होती है वो खेती करते हो, या जा जाके कहीं पर एक निश्चित समय के लिए जंगल हटाए और फिर यानी बहुत प्रारंभिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि करते हो, या ऐसी जनजातियां जिनकी जनसंख्या या तो स्थिर हो या घट रही हो। तो अगर ये 4 विशेषताएं किसी भी जनजातीय समूह में पाई जाती हैं तो हम उसको विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति कहते हैं। अब यहाँ तक किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो पूछ सकता है। वैसे बहुत आसान करके मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि डेवर आयोग था और डेवर आयोग की अनुशंसा पर पीबीटीजीज का गठन किया। जब इस पीबीटीजी जो है, ये जो जनजातीय समूह है, ये जनजातियों में भी कम विकसित है। जनजातियों में भी कैसा है? कम विकसित है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आपको याद भी रखना है और समझना भी है। सरकार 2006 के पहले इस पीबीटी कम्युनिटी को पीजीटी कहती थी और 2006 के बाद इसको पीबीटीजीज कहने लगी। यानी 2006 तक तो इसको प्रीमेटिव ट्राइबल्स ग्रुप कहा जाता था, लेकिन 2006 के बाद पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप हम इसको कहने लगे, यानी आदिम जनजातीय समूह को हम विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातीय समूह कहने लगे। और इसके लिए क्या कहा गया कि यह दूर दराज दुर्गम इलाकों में रहती हैं तथा इनके पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है तथा प्रशासनिक सहायता नहीं पहुंचती, जिसके कारण यह जनजातियां कैसी हैं? पिछड़ी हुई हैं। भारत में पिछड़ी जो जनजातीय समूह है, ये 18 राज्यों में। वॉइस ठीक आ रही है अभी? अच्छा। ओ, अच्छा अच्छा। तो सर क्या है कि वाईफाई से तो जुड़ा है, अब थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होगा कुछ, ठीक सर। तो अगर हम भारत में जनजातियों की बात करें तो 18 राज्यों में यह जनजातियां फैली हुई हैं। कौन? टीबीटीसी। 18 राज्यों में यह जनजातियां फैली हुई हैं और 22,544 गांव में इनका विस्तार है। कितनी? ये पॉइंट आप लिख लीजिए, 22,544 गांव में इनका विस्तार, और 18 राज्यों में यह फैली हुई। और सरकार ने 75 जनजातीय समूहों का पहचान किया है, यानी इनको पहचाना है कि भारत में जनजातियों में 75 ऐसी जनजातियां हैं जो जनजातियों में भी पिछड़ी। उड़ीसा में सबसे अधिक जनजातियां पीबीटीजी पाई जाती हैं, जिनकी संख्या 15 है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 12 जन पीबीटीजी पाई जाती हैं और बिहार झारखंड में 9, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में संयुक्त रूप से 7 पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में कितनी पीबीटीजी है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 3 पीबीटीजी कम्युनिटी है। इसमें आती है आपका बैगा, आर्या, और एक आती है आपकी सहायक। और आपको याद रखना है कि जो शहरीय जनजातीय समूह है, इस शहरीय जनजातीय समूह पीबीटीजीज में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इनकी आबादी लगभग 4 लाख से अधिक है। कुछ जनजातियां जो पीबीटीजीज में है, उनकी जनसंख्या या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, सॉरी, या तो उनकी जनसंख्या बहुत स्थिर है या उनकी जनसंख्या बहुत घट रही है, लेकिन पीबीटीजीज की जनसंख्या में वृद्धि बिल्कुल नहीं हो रही है। इसीलिए जब हमने पीबीटीजीज की विशेषता बताई थी तो उसमें बताई थी या तो स्थिर जनसंख्या है या घटती हुई जनसंख्या। इनमें सहरिया जो जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति है, जिनकी जनसंख्या लगभग 4 लाख। एक मारिया गोंड है, इनकी जनसंख्या मारिया लगभग वो 1 लाख से अधिक है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो ग्रेट अंडमानी जनजाति है, उसकी जनसंख्या केवल और केवल 50 है। ग्रेट अंडमानी पीबीटीजी एक जनजाति है जिसकी जनसंख्या केवल 50 है, और ओंगे जो जनजाति है इसकी जनसंख्या केवल 100 है। तो आप समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल, इसीलिए तो हमने इन्हें सुभेद जनजाति कहा कि ये बिल्कुल खत्म होने की कगार पर।
पीवीटीजी में ग्रेट अंडमानी की संख्या 50 है और ओगे की जनसंख्या 100 है, जबकि सहरिया 400 है और मारिया की 1 लाख से अधिक। बिरहोर जो जनजाति है, बिरहोर जनजाति की आबादी बिल्कुल रुकी हुई है। जितने लोग जन्म लेते हैं, उतने ही बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उतने ही समुदाय से कम हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बिरहोर जनजाति है, बिरहोर जनजाति की आबादी बिल्कुल रुकी हुई है या स्थिर प्रतीत होती है। ओंगे एक जनजाति है, ओंगे जनजाति की जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रहा है। और ग्रेट अंडमानी मैंने बताया, आपको ओंगे बताया, तो इनकी जनसंख्या तो बिल्कुल ना के बराबर है। 150 के तो हमारे उत्तर प्रदेश और यहाँ पे मध्य प्रदेश में परिवार होते हैं इतने, तो एक गाँव में लोग रहते हैं 150 और इतनी पूरी वो जनजाति, समझ रहे हैं? तो ये जनजाति क्या है कि 18 राज्यों में फैली हुई है और इनकी संख्या 75 है और इसमें मैंने कुछ आपको फैक्ट फिगर देने की बात की है। मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजीज़ हैं, आपको याद रखना है बैगा, भारिया और सहारिया। पीवीटीजीज़ को अगर हम देखें अंडमान में सभी 4 निकोबार द्वीप में एक जनजातीय समूह यानी अंडमान निकोबार में जितनी भी जनजातियाँ पाई जाती हैं, वो सभी पीवीटीजीज़ समूह की हैं। तो पीवीटीजी समूह की अगर हम यहाँ पर जो पहचान की बात करें तो 4 विशेषताएँ ही आपको याद रखनी है, जो मैंने बताई थी और एक आयोग याद रखना है आपको डेवर आयोग। डेवर आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार ने जनजातियों में भी एक ऐसा जनजाति समूह बता दिया जो विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और इसी को हमने पीवीटीजी कहा। तो पीवीटीजीज़ में यहाँ पर तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो पूछ सकता है। फिर इसके बाद हम पीवीटीजीज़ की बेहतरी की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयास या उनसे संबंधित चुनौतियाँ हैं, हम उन पर बात करें। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई? चलिए। तो अब हम बात करते हैं कि पीबीटीजीज़ के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं। लेकिन इन कदमों को जानने से पहले हम इनसे संबंधित कुछ चुनौतियाँ देख लेते हैं कि क्या-क्या है। तो पीबीटीजी जन जो समुदाय है, ये हाशिए का समुदाय है। हाशिए का समुदाय क्या होता है? ये बिल्कुल मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी है, एकदम सीमांत व्यक्ति है। इनके पास ना तो विकास की सुविधाएँ पहुँचती हैं और ना ये विकास की मुख्य धारा में शामिल हो पा रहे हैं। क्यों? इनके पास आधारभूत जो सुविधाएँ होती हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोज़गार है, सड़क है, परिवहन है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इन तक इनकी पहुँच नहीं है। तो फिर पहली समस्या क्या है कि ये मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी है, सीमांत कम्युनिटी है, यानी ये बिल्कुल हाशिए के लोग हैं और इनके पास जो बुनियादी सुविधाएँ होने चाहिए, उन बुनियादी सुविधाओं का अभाव। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पीबीटीजी जनजाति है, इस पीबीटीजी ट्राइब्स का राजनैतिक प्रतिनिधित्व शून्य है। यानी जो राजनीति में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो पीबीटीजी कम्युनिटी का ना के बराबर है। और इनका जो पारंपरिक ज्ञान है, उस पारंपरिक ज्ञान को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी उसकी पहचान नहीं की जाती, जिसके कारण इनमें व्यवसाय की बहुत प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है, ठीक? और ये पिछड़ेपन के बारे में और इनके पिछड़ेपन के बारे में एक रूढ़िवाद का प्रचलन है कि साहब ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, तो इस कारण ये और पिछड़ गए। दूसरा है इनके पारंपरिक व्यवसायों के सम्मुख अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, मॉडर्नाइजेशन का दौर है। तो जितने भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, इनमें बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या आ गई। क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का चक्र आया और उसने जितने भी विशेष प्रकार के समुदाय थे, उनको अपने चक्र में दबोच लिया या अपने रंग में ही रंग दिया। तो उनकी जो विशिष्ट पहचान थी, उस पहचान के समक्ष एक खतरा उत्पन्न हो गया, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस इनके सामने एक बड़ी समस्या के रूप में आया है। चाहे वो कोई भी जनजातीय समूह हो, चाहे वो पीवीटीजीज़ हो, डीएनटी हो या कोई साधारण जनजाति हो, सबके सामने ग्लोबलाइजेशन ने, आधुनिकीकरण ने आइडेंटिटी क्राइसिस का, पहचान के संकट के खतरे को उत्पन्न कर दिया। अभी सरकार ने हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा 2006 में एक अधिनियम लेके आई थी, वन अधिकार अधिनियम 2006 एफआरए फॉरेस्ट राइट एक्ट। उस फॉरेस्ट राइट एक्ट से क्या हुआ था कि इनके जो वन उत्पाद थे, यानी जो वनों से ये उत्पाद करती थी जनजातीय समुदाय, उन पर उन्हें एक निश्चित प्रकार का क्या एक दाम निश्चित कर दिया गया था कि जो वन उत्पाद हैं, उनको एक निश्चित दाम पर खरीदा जाएगा। तो एफआरए एक बहुत अच्छा कानून था और इनके जो पारंपरिक व्यवसाय थे, उन पर जो खतरा था, उसकी दिशा में सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया था।
तो पीबीटीजीज के लिए दूसरी समस्या ये अब कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन समस्या आज भी है कि पारंपरिक जो व्यवसाय हैं, उन पर खतरा बना हुआ है। ठीक है? और अगर हम बात करें कि जो पारंपरिक आजीविका और संसाधन है, इनको सही उचित मूल्य आज भी नहीं मिल पा रहा है, और जो मार्केट और जनजातियों के बीच में जो बिचौलिया होते हैं, उनके द्वारा इन जनजातियों का, यानी जो पीवीटीजीज ग्रुप है, इनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है। तो हमने कुछ प्रमुख समस्याएँ बताई हैं, आप लोगों को समझ में आई होंगी कि ये मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, राजनैतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, पारंपरिक ज्ञान की पहचान नहीं है, पिछड़ेपन है और रूढ़िवादिता अधिक है। इनके जो पारंपरिक व्यवसाय हैं, उनके सामने खतरा है, और जो बिचौलिया है, इन बिचौलियों के द्वारा भी इनका शोषण किया जाए, इनसे कम दाम पर खरीदा, मार्केट में अधिक पर बेच दिया। तो एक प्रकार का शोषण चलता रहता है। तो इनकी जो कुछ समस्या है, इनकी समस्याओं के निदान के लिए अभी सरकार ने क्या किया है, पीवीटीजीज के लिए एक मतलब कई योजनाएँ लाई हैं, लेकिन जो हाल-फिलहाल में जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, हम केवल उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पीवीटीजीज के लिए जो योजनाएँ हैं, उसमें आप देखोगे, अभी हाल-फिलहाल में ही सरकार ने क्या किया है कि पीवीटीजीज के विकास के लिए, यानी डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज की एक योजना लागू की है, जिसमें 75 पीवीटीजीज ग्रुप, कितने 75 पीवीटीजीज ग्रुप को सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु इसमें शामिल किया गया। यह जो पीवीटीजीज के लिए विकास एक योजना है, यह एक अम्ब्रेला योजना के समान है। ठीक? इसमें क्या किया गया है? यह केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी केंद्र सरकार ने स्पॉन्सर्ड किया है इस योजना को। मान के चलो कि मध्य प्रदेश में कोई पीबीटीजी समुदाय है, तो उस पीबीटीजी समुदाय की क्या कमियां हैं, उस पीबीटीजी समुदाय के सम्मुख क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इन समस्याओं को राज्य सरकार बताएगी, और उन समस्याओं के निदान के लिए 100% केंद्र सरकार क्या वित्त उपलब्ध कराएगी। यानी जो जनजातियों के विकास के लिए एक योजना प्रारंभ की गई, और इस योजना का जो 75 जनजातीय समूह है, उनके क्षेत्र में इनको लागू किया जाएगा। केंद्र प्रायोजित योजना है, और इस योजना के तहत राज्य सरकार अपनी आवश्यकता के आधार पर संरक्षण सह विकास योजना प्रस्तुत करेंगे। यानी अगर हमारी ये जो जनजातियों के लिए विकास योजना है, ये मध्य प्रदेश में अगर हम लागू करें, मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों की पहले समस्याएँ राज्य सरकार बताएगी केंद्र सरकार को। इस योजना के माध्यम से संरक्षण सह विकास योजना प्रस्तुत करेगी राज्य, और केंद्र सरकार इनको देखकर इनके लिए 100% वित्त उपलब्ध 100% क्या उपलब्ध कराएगा? तो ये जनजातियों के लिए विकास योजना प्रारंभ की। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो आपको बिल्कुल याद रखना है, पीएम जन मन योजना। पीएम जनमन योजना खासकर पीवीटीजी समुदाय के लिए, पीवीटीजीएस समुदाय के लिए ही प्रारंभ की गई है। इस पीएम जनमन योजना अगर हम देखें, तो यह भी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है, यानी केंद्र सरकारी एक योजना है, केंद्र सरकार। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है, वो पीबीटीजी जो जनजातीय समूह है, इसको विकास की मुख्य धारा में शामिल करना इसका मुख्य कार्य है, या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो जनजातीय समूह है, इसको विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा और राज्य सरकार तथा पीबीटीजी समुदाय के सहयोग से प्रारंभ की जाएगी। यानी यह योजना केवल केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ तो जरूर है, लेकिन इसमें जो समुदाय इससे प्रभावित हो रहा है, उस समुदाय को भी इसमें शामिल किया जाएगा, उनसे भी सुझाव लिया जाएगा, राज्य सरकार से भी सुझाव लिया जाएगा, और तब केंद्र सरकार इसके दिशा में काम करेगी या इसके लिए वित्त उपलब्ध जो पीएम जनमन योजना है, यह योजना 9 मंत्रालयों के साथ प्रारंभ की गई है। कितने मंत्रालयों के साथ? 9। और यह 11 कार्य प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगी, तथा जो पीबीटीजी से संबंधित गांव है, और उनमें इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब अगर हम पीएम जनमन योजना के अंतर्गत देखें, तो इसमें पीएम आवास योजना, अभी मैं कुछ समय पहले ही फील्ड पर था, तो शहरी कम्युनिटी पर हम काम कर रहे हैं।
तो पीएम आवास योजना प्रत्येक गाँव में पहुँची है और लोगों के जो बहुत ही ट्रेडिशनल घर होते थे, अब उन घरों की जगह कम से कम मैंने खुद देखा है 50% से अधिक आज उनके पास पक्के मकान हैं, पीएम आवास योजना के। और जो पीएम आवास योजना है, ये किसके तहत है? पीएम जनमन योजना के तहत होगा। अब इस पीएम आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल करना है, शिक्षा, पोषण, सड़क एवं दूर संचार कनेक्टिविटी के साथ एक स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। यानी पीएम आवास योजना आपको दिख रही है केवल आवास, लेकिन वो आवास नहीं है, उसके अंतर्गत इतनी सब योजनाएं भी शामिल हैं। क्या उनको स्वस्थ पेयजल उपलब्ध कराना है, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है, पोषण उपलब्ध कराना है, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ उनके जीविका के लिए बेहतर अवसर भी उपलब्ध कराना इस योजना की प्रमुख लक्ष्य है। इस योजना के तहत वन उपज के व्यापार के लिए वन धन विकास केंद्र की स्थापना की गई है। यानी अब हर गाँव में यानी जो वन उत्पाद जो ट्राइब्स कम्युनिटी लाती है, उनके लिए एक वन धन विकास केंद्र होगा कि आप शहर नहीं भाई गाँव में ही बेच दो और ये सब चीज़ें आपको उचित दाम पर वो चीज़ें खरीदी। और 1 लाख घरों में इसी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 1 लाख घरों में ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली और सौर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी की जाए। इस योजना का एक और मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया है? इस योजना में एक मुख्य लक्ष्य रखा गया है कि जो सोशल स्टिग्मा इन पीवीटीजीज पे लगा हुआ है, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि इनके सम्मुख सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इन्हें हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के रूप में देखते हैं, सीमांत कम्युनिटी के रूप में देखते हैं। तो सरकार ने इस भेदभाव, इस बहिष्करण को कम करने के लिए भी पीबी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, को लागू किया है और इसमें एक लक्ष्य रखा गया है कि जो ये ट्राइब्स है, जो पीवीटीजीज कम्युनिटी है, इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के बहिष्करण के शिकार नहीं होना चाहिए। जब आप तो आप लोगों ने पता नहीं ये कॉन्सेप्ट सुना है कि नहीं सुना है, एक आता है वाटर एक्सक्लूजन, एक आता है सोशल एक्सक्लूजन और एक आता है कल्चरल एक्सक्लूजन। यानी आप बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लोगों को सामाजिक बहिष्करण कर दिया जाता है। सांस्कृतिक बहिष्करण कर दिया जाता है और आपने पहले कुछ ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी या हो सकता है घटनाएँ दिखी भी हों कि एक बहुत बड़े समुदाय को पानी से भी अपवर्जित कर दिया गया है या उनका बहिष्करण कर दिया गया है। तो सरकार ने इन सबको ध्यान में रखते हुए इस अपनी योजना पीएम जनमन योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार के भेदभाव को बहिष्करण के पूर्णतः उन्मूलन की दिशा में अपना इसमें एक उद्देश्य शामिल किया है। अब सरकार के उद्देश्य तो बहुत अच्छे हैं पीएम जनमन योजना, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर कितने लागू होते हैं, समय ही बताएगा कि कितने लागू हुए हुए हैं और पीवीटीजीज़ कम्युनिटी को कितना इससे फ़ायदा हुआ है, कितना ठीक है? तो इसमें एक योजना एक उद्देश्य ये भी है कि इनको किसी भी प्रकार के बहिष्करण के जो शिकार हैं। अब ये जो योजना है हमारी पीएम जनमन योजना, इस योजना के तहत कुछ समस्याएँ हैं। समस्याएँ ये हैं कि जो हमारी पीवीटीजीज़ कम्युनिटी है, राधा सेन कुछ कह रही हैं क्या? चलिए, तो हम फिर से अपना वहाँ पे चलते हैं कि जो पीवीटीजीज़ कम्युनिटी है, इनके समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं सॉरी पीएम जनमन योजना के समक्ष क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, तो हम इसको थोड़ा-सा समझते हैं। भारत सरकार के पास 2011 की जनगणना के अनुसार पीबीटीजीज़ की स्पष्ट जनगणना उपलब्ध नहीं। इनके पास यानी भारत सरकार के पास, हमारी सरकार के पास जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े 2011 के अनुसार है और 2001 के अनुसार है, 2011 के अनुसार पीबीटीजीज़ के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात ये है कि एक बेसलाइन सर्वेक्षण किया गया था पीवीटीजीज कम्युनिटी के लिए। तो उस बेसलाइन सर्वेक्षण में भारत सरकार कह रही है कि हमारे पास 75 पीवीटीजीज कम्युनिटी है और बेसलाइन सर्वेक्षण में शामिल आया कि भारत में केवल 40 पीवीटीजीज कम्युनिटी। तो बड़ी समस्या है। सर वही हैंड राइज हो रहा है या
किसी और ने किया है? चलिए, तो पीबीटीजीज़ की सबसे बड़ी समस्या ये जो जनमन योजना है, इसमें बड़ी समस्या ये आ रही है कि हमारे पास इनका स्पष्ट कोई आंकड़ा नहीं, ठीक? 2011 के अनुसार ये फैक्ट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए, एक संसदीय स्थायी समिति बनी और उसने एक अपने आंकड़ा प्रस्तुत किया। सरकार ने 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पर एक संसद की स्थायी समिति बनाई और उसने पीबीटीचीज़ पर आंकड़ा प्रस्तुत किया। लेकिन इस आंकड़े में उन्होंने क्या महाराष्ट्र, मणिपुर और राजस्थान की पीबीटीचीज़ को शामिल ही नहीं किया। तो मतलब सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने यही है कि पीबीटीचीज़ कम्युनिटी की कोई हमारे पास स्पष्ट जनगणना नहीं है, स्पष्ट संख्या नहीं है। जब आपके पास स्पष्ट संख्या ही नहीं है, तो आप इनकी दिशा में बेहतर योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे कर सकते हो? पहले आपको नंबर तो पता हो कि कितने लोग हैं, तो पहली समस्या ये। और पीबीटीजीज़ के जो डेटा है, इस डेटा में समुदायों की ज़रूरतों और प्रगति के सटीक मूल्यांकन में बाधा डालती है। भाई जब आपके पास नंबर ही पता नहीं होंगे, 2011 के अनुसार आप चल रहे हो, ये 2024 चल रही है और आपके पास बिल्कुल नंबर नहीं है, तो बिल्कुल है कि इनकी प्रगति में जो क्या प्रगति हुई है, पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, तो इस प्रकार का कोई डेटाबेस हमारे पास भी नहीं हो पा रहा। उसका कारण यही है क्योंकि हमारे पास स्पष्ट पीबीटीजीज़ की कोई जनसंख्या मतलब हम कहें कि पॉपुलेशन का कोई स्पष्ट हमारे पास डेटाबेस। ये बहुत ही संवेदनशील है, ये बार-बार आते हैं, सोशल स्टिग्मा देखो सामाजिक कलंक और भेदभाव के ये शिकार हैं, जिसके कारण इनमें संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। ये बहुत पिछड़ी हुई कम्युनिटी है, तो ये समस्या है खासकर। अब एक और योजना अभी मैंने आपको बताई, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब प्रधानमंत्री ने ही 10 नवंबर 2030 को 15 नवंबर के दिन जनजाति गौरव दिवस यानी बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन का प्रारंभ किया और इस पीबीटीजी जो डेवलपमेंट मिशन था, इसका उद्देश्य था कि जो जनजातीय समुदाय है, यानी जो पीबीटीजी जनजातीय समुदाय है, इनके विकास के लिए हम 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएंगे और इस 15,000 करोड़ रुपए के माध्यम से जो पीबीटीजी जनजातीय समूह है, उनमें स्वच्छ आवास की व्यवस्था करेंगे, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करेंगे, उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क और बेहतर कनेक्टिविटी इन सब की दिशा में भारत सरकार प्रयास करना चाहती है और भारत सरकार ने क्या किया 15,000 करोड़ रुपए इसमें उपलब्ध कराने का या वादा किया और कराए भी है। डीबीटीजीज का जो विकास मिशन है, इसमें 1 फरवरी 2030 को केंद्रीय मंत्री जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने अपने बजट 2022-23 में डीबीटीजीज के लिए एक अलग से बजट प्रस्तुत किया था और उस बजट में कहा कि हम 3 वर्षों के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए आपको उपलब्ध कराएंगे और इस वित्त के माध्यम से आप जनजातियों की जो समस्याएँ हैं, उनके पास जो स्वास्थ्य की समस्याएँ हैं, कुपोषण की समस्याएँ हैं, जो परंपरागत बीमारियाँ उनमें कई पीढ़ियों से चलती आ रही हैं, जो स्वास्थ्य का स्तर जो कम है, जो परंपरागत कृषि को अपना रहे हैं, स्थिर जनसंख्या जो है, इसकी दिशा में आप 3 वर्षों के तहत यानी 5-5 हज़ार करोड़ रुपए हर वर्ष खर्च करके जो 75 पीवीटीजी समूह हैं, जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं, इनकी बेहतरी की दिशा में काम किया। आने वाले 5 से 10 साल बाद देखा जाएगा कि इन 15,000 करोड़ रुपए से इस जनजातीय समूह पर जो पीबीटीजी है, जो जनजातियों में है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक? तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताई कि पीबीटीजीज़ की दिशा में क्या प्रयास सरकार कर रही है, इनकी बेहतरी के लिए क्या। यहाँ पर पीबीटीजीज़ के दिशा में जो अगर हम देखें तो संवैधानिक प्रावधान में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 244 के तहत क्या है कि हम अनुसूची जो हमारी 5 है, इसके तहत हम कोई भी जनजातीय जो समूह जहाँ पर रहता है, हम उसको चिन्हित कर सकते हैं, उनके प्रशासन के बारे में 244 में दिया है। 275 में क्या है, जनजातीय समूह के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया।
अभी इसको तो हम पढ़ के ही आए हैं 342 के इनकी परिभाषा से संबंधित है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी एथनिक ग्रुप को जनजातीय समूह घोषित कर सकता है और 366-25 में हम लोगों ने इसको देखा था। 366-25 जनजातियों की परिभाषा देता है और कहता है कि 342 में जो जनजातीय समूह अधिसूचित है वही भारत की जन 338 ए में अनुसूचित जनजातीय समूह आयोग के गठन की बात की गई। तो ये संवैधानिक प्रावधान है। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स इसमें शामिल नहीं किए गए हैं क्योंकि वो सभी पर लागू होते हैं। आप चाहो तो आर्टिकल 46 भी इसमें। कानूनी उपाय इस दिशा में क्या किए गए हैं? पेशा एक्ट में आप सबने पढ़ा ही है कि यह ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी से आदिवासी को शोषण से बचाता है। यानी जो मान के चलो कि कोई जनजातीय ये क्षेत्र है, इस जनजातीय क्षेत्र में अगर ग्राम सभा है और ग्राम सभा उनके मान के चलो भूमि का अर्जन करना चाहती है, तो पेशा एक्ट के तहत क्या होता है कि इस जो विशिष्ट क्षेत्र में आदिवासी रह रही है, इनकी हमें अनुमति लेना आवश्यक हो जाती है। अगर वो कहेंगे कि हमारे क्षेत्र को आप अधिग्रहित कर सकते हो, इस क्षेत्र पर आप विशेष प्रकार की किसी योजना का क्रियान्वयन करना चाहते हो, तो आदिवासी कम्युनिटी के तहत आप मतलब जो पेशा एक्ट के तहत आदिवासी कम्युनिटी का सहमति लेना आवश्यक हो जाती है पेशा एक्ट। यानी पेशा एक्ट क्या है कि पंचायत के जो विस्तार है उसको रोकती है जनजातीय समुदाय और जनजातीय समुदाय को विशेष अधिकार उपलब्ध कराती है पेशा एक्ट। अब वन अधिकार अधिनियम, ये मैंने आपको बताया था एफआरए है, ये 2006 का है। यह वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों की भूमिका, स्थायित्व, आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यानी कि जैसे हम और आप हैं, खेती पर हमारा अधिकार है, कि हमारी खेती हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमारा मकान हमसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसे ही एफआरए एक्ट के तहत, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो वनवासी हैं, जो वन निवासी हैं या जो जनजातीय समूह हैं, आप उनसे उनके भूमि के स्वामित्व को, उनके जंगल के स्वामित्व को, जल, जंगल, जमीन के स्वामित्व को उपलब्ध कराता ही उन्हें अधिकार देता है कि आपसे कोई ये छीन नहीं सकता। अगला अधिनियम आता है हमारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। ये सबने पढ़ा है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव और अत्याचार से यह एससी एसटी कम्युनिटी के लिए क्या करता है, संरक्षण। इस दिशा में कुछ सरकारी प्रयास भी किए गए, जैसे क्लब मॉडल बनाए गए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन को लागू किया गया और प्रधानमंत्री खनन क्षेत्र योजना को लागू किया गया। तो ये सबके माध्यम से भी हम क्या है, जो जनजातीय क्षेत्र है उनके जनजातीय क्षेत्रों में सशक्तिकरण उपलब्ध आते हैं या सशक्तिकरण की दिशा में उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। विशाल जी, आज का लेक्चर अब मैं बहुत ज्यादा संवैधानिक विकास पर बोलना नहीं चाहता क्योंकि इसको अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। बाकी यहाँ तक अगर किसी छात्र को या किसी जो शोधार्थी है किसी को कोई समस्या है तो वो अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं।